हाँ भैया। तो पिछली क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना। इसमें एक चीज रह गई हाँ थी भैया। आपसे थोड़ी सी डिस्कस करनी। देखो जैसे ये होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है मेरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट, ठीक है। और ये है मेरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट। अब ये पैरेलल का है, इसमें ऐसा सर्किट है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा तरीका बढ़िया है, सीरीज वाले में हम लगाया करें या पैरेलल वाले में लगाया करें। देखो बच्चों, हर चीज के दो पहलू होते हैं और हर चीज की कहीं ना कहीं पर फायदे होते हैं, कहीं ना कहीं पर नुकसान होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरह के सर्किट के जो दोनों ही तरह के कॉम्बिनेशन है, इसके किसी चीज के कहीं पर फायदे हैं और किसी चीज के कहीं पर फायदे हैं। जो हम बात करते हैं डोमेस्टिक यूजेज, डोमेस्टिक यूजेज मतलब घरेलू, घरेलू मतलब जो घरों वगैरह में लगती है, जैसे घर आपके पे घर, काम है। जो आपके घर में सर्किट लगे हैं बिजली के, है ना, जो वायरिंग हुई है। आपके घर में भी अलग अलग अप्लायंस है ना, जैसे बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सारे क्या है, आपस में सर्किट बना के जोड़ रखा है इनका। तो जितनी भी चीजें हैं, जब हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं, उनको किस तरीके से लगाना अच्छा है, सीरीज या पैरेलल। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट्स की बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के मुकाबले। और वो कैसे होता है, वो हम एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊंगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस of parallel combination, advantages of parallel combination over series, ठीक है। सीरीज के मुकाबले पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट जाने की, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, करंट जाने की। एक बात बताओ, इसमें यहां से करंट निकल रहा है, ये करंट जा रहा है, वही करंट इसमें जा रहा है, वही करंट आगे इसमें जा रहा है, वही करंट आगे इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है, वही है। यानी कि जो रास्ता है, जो रास्ता है वो क्या है, एक ही है। रास्ता जो है आपके पास हाँ क्या है, भैया, एक ही सेम रास्ता बात है है। कि नहीं है। अब जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ से वापस यहाँ पे आना है, तो तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो, ये एक रास्ता है ना तुम्हारे पास। हाँ भैया। एक तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो और तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो, तुम्हारे पास तीन तीन रास्ते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तुमने अपना लगा रखा है बल्ब, यहाँ पे तुमने क्या लगा रखा है, अपना बल्ब। यहाँ पे तुमने लगा रखा है अपना टीवी, ठीक है। और यहाँ पे तुमने लगा रखा है अपना फ्रिज। आई बात समझ में। यहाँ पे लगा रखा है तुमने हाँ अपना भैया। बल्ब, फिर लगा रखा है टीवी, फिर लगा रखा है फ्रिज। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो। ये रेजिस्टर के ऊपर कैसे लग जाएगा फ्रिज टीवी। रजिस्टर के ऊपर नहीं लगेगा, हर अप्लायंस की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है ना, ये समझ लो रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे बल्ब है, अच्छा भैया। ठीक है। इसी तरह एक बल्ब यहाँ पर है, एक टीवी यहाँ पर है, और एक फ्रिज यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। कभी मान लो तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया, जो हमारे बल्ब होते हैं अक्सर फ्यूज हो जाया करते हैं। अब बल्ब अगर फ्यूज हो गया, तो बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा। बल्ब क्या होगा, हाँ भैया, बुझ जाएगा। बुझ और अगर जाएगा। बल्ब खराब हो गया, अगर बल्ब फ्यूज हो गया यानी कि बल्ब खराब हो गया, तो उसकी फ्यूज वायर ब्रेक हो जाती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर्किट यहाँ पर टूट जाएगा। हो जाएगा भैया। और क्या हाँ भैया, करंट आगे आगे फ्लो जाएगा नहीं हो उसके पाएगा बाद, करंट। नहीं जा पाएगा भैया। उसके बाद हमारा करंट आगे नहीं जा पाएगा। अब करंट आगे नहीं गया तो फिर मेरा टीवी भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मेरा फ्रिज भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप इस सिचुएशन को इमेजिन करो, एकदम से आपके घर में बल्ब भी बंद हो गया, टीवी भी बंद हो गया, फ्रिज भी बंद हो गया। अब आप क्या सोचोगे कि मेरा बल्ब खराब हुआ है, टीवी खराब हुआ है, या फ्रिज खराब हुआ है। भैया, हाँ, हमारा जो करंट होता है वो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। हाँ अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसके बारे में, अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो समझ लो पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एकदम से अगर आपके बल्ब भी बंद हो गया, टीवी भी बंद हो गया, फ्रिज भी बंद हो गया, तो आप क्या सोचोगे, आपका क्या खराब हुआ है, बल्ब खराब हुआ है, टीवी खराब हुआ है, या फ्रिज खराब हुआ है। कुछ ये भी खराब हो फ्यूज उड़ सकता है, गया। के बाद पता चलेगा भैया। कुछ भी उड़ गया। हाँ भैया। कुछ भी खराब हो सकता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, उसको आप बोलोगे भैया मेरा बल्ब भी चेक कर दो, मेरा टीवी भी चेक कर दो, और उसके बाद मेरा फ्रिज भी चेक कर दो, तीनों चीजें चेक कर दो एक एक करके। वो चेक करेगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि भैया बल्ब खराब हुआ था। तो ये क्या होगा, एक चीज अगर खराब हुई, तो आप ये समझो यहाँ पर तो तीन ही चीज हैं।
कई बार सोचो, अगर आप अपने पूरे घर के सर्किट की बात करते हो तो एक चीज अगर खराब हुई तो आपके घर में तो सारी चीजें ही बंद हो जाएंगी। आपके घर में क्या हाँ होंगी? भैया। सारी चीजें बंद हो जाएंगी। एक बल्ब खराब हुआ और उस बल्ब खराब होने की वजह से ना तो आपका टीवी चल रहा, ना आपका गीजर चल रहा, ना एसी चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा, आप गर्मी में बैठे हुए हो। एक तरह से लाइट जाने जैसा हो गया है। तो एक बल्ब खराब होती है, आपके घर की पूरी लाइट चली गई। और इस वाले केस में देखो, अगर मान लो कभी आपका बल्ब खराब हो गया तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, पर करंट यहाँ से तो फ्लो कर ही रहा है, यानी कि टीवी तो चलता रहेगा, और यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आपका फ्रिज भी चलता रहेगा। तो एक पहली बात तो ये कि आपकी बाकी चीजें बंद नहीं होंगी, और दूसरी बात ये कि आपको पता भी रहेगा कि मेरा क्या खराब हुआ है, टीवी खराब हुआ है या बल्ब खराब हुआ है, जो भी खराब होगा वो चलना बंद हो जाएगा, है ना। उसी का सर्किट तो ब्रेक होगा, इनका सर्किट तो तब भी चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। बाकियों को आई ये बात समझ में? सचिन, आर्यन, पंकज, अभिषेक, रूनी, ये हाँ बात आई भैया। समझ में? हाँ, तो हम बोलेंगे कि इन सीरीज इफ one resistor fails, the circuit is broken and the circuit is broken and all the appliances turn off। ठीक है, सारे के सारे अप्लायंस क्या हो जाएंगे? टर्न ऑफ हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगे। while in parallel all the other appliances will keep working, है ना। बाकी के अप्लायंस क्या होंगे? काम करते रहेंगे तब भी। ऐसा नहीं होगा कि एक के बंद होने से सब कुछ बंद हो गया। ये पॉइंट आया समझ में? हाँ भैया। अब देखो, एक चीज और है, आपने पढ़ा है कि सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है कि नहीं होता सीरीज हाँ कॉम्बिनेशन में? भैया, करंट करंट सेम सेम होता होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं कि करंट इज डिवाइड होता है। डिफरेंट। करंट क्या होता है? हर जगह अलग अलग होता है। यहाँ पर करंट कुछ और होगा, यहाँ पर करंट कुछ और होगा, यहाँ पर करंट कुछ और होगा। ठीक है? भैया हाँ, मतलब जो बैटरी से करंट आ रहा होगा वो तो एक ही होगा ना, फिर बाकी में मतलब डिवाइड होगा ना बाद में जब वहां पे जाएगा, अलग अलग रास्तों पर जाएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस रजिस्टर के पास कुछ और करंट होगा, इसके पास कुछ और होगा, और इसके पास कुछ अच्छा और अच्छा, होगा, हाँ भैया, है हाँ ना। भैया। तीनों के पास अलग अलग करंट होगा। अब एक बात बताओ, ये आपकी बैटरी है, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 10 10 एम्पियर का करंट जा एम्पियर। रहा है। 10 एम्पियर का। अब ये बल्ब को कितना करंट मिलेगा? 10 एम्पियर। 10। टीवी को 10 कितना 10 करंट 10 करंट मिलेगा? 10 एम्पियर। 10 फ्रिज को और कितना उसको भी करंट 10। मिलेगा? 10 एम्पियर। अब एक बात बताओ, जो मेरा फ्रिज है, इसको चलने के लिए चाहिए 8 एम्पियर का करंट, टीवी को चलने के लिए चाहिए 5 एम्पियर का करंट, और बल्ब को चलने के लिए चाहिए 2 एम्पियर का करंट। अरे जब 10 एम्पियर का करंट बल्ब में से जाएगा तो बल्ब तो वैसे ही फट जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा, हाँ इतना भैया। ज्यादा करंट जाएगा तो। लेकिन अगर आपने इस सर्किट में एसी भी लगा रखा है, एसी को 10 एम्पियर का करंट चाहिए, तो आपने तो एसी की सोची थी कि भैया हमारा एसी जो है उसको 10 एम्पियर का करंट चाहिए, तो हम बड़ी बैटरी लेके आते हैं। आपके 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, पर वो एसी तो चल रहा है, लेकिन इसको क्या हो रहा है? इसको ज्यादा सप्लाई मिल रही है, इसको 8 एम्पियर का करंट चाहिए पर इसको भी 10 का मिल रहा है, इसको 5 चाहिए पर इसको भी 10 का मिल रहा है, इसको 2 चाहिए पर इसको भी 10 का मिल रहा है। तो बाकी सबका तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ये तो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। टीवी भी फूक जाएगा, हाँ फ्रिज भी भैया। फूक जाएगा, बल्ब भी फूक जाएगा आपका। ये बात आई हाँ समझ भैया। में? वहीं पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा था, ये 10 एम्पियर का करंट जा रहा था, यहाँ से वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। यहाँ से वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड इस तरह होता है कि जिस भी अप्लायंस को जितना करंट चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है मतलब जिसकी जितनी रेजिस्टेंस होती है, उसके हिसाब से वो उतना करंट लेता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रखना है? सेम रखना है। और रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो करंट को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ है ना। भैया। तो ये क्या करता है? ये अपने हिसाब से कम करंट लेगा, ये अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा करंट लेगा, और ये उससे ज्यादा करंट लेगा। तो जिसको जितना करंट चाहिए वो अपने हिसाब से अपना अपना करंट ले सकता है। पर यहाँ पर तो सबके पास भैया एक ही करंट जाएगा, चाहे कम लो चाहे ज्यादा लो। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था भैया, अगर हमारे पास सोर्स कम होगा, मतलब जहाँ पे सोर्स से हमारा मतलब जो भी हमारा मेन सोर्स है जहाँ से करंट आ रहा है, अगर वो
कम करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा और हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़े बड़े अप्लायंस है, तो वो कैसे चलेगा भैया फिर पैरेलल में? वो हमारे अप्लायंस चलेगा ही नहीं, अच्छा वो आपका अप्लायंस चल नहीं पाएगा ना फिर। अच्छा, हाँ भैया, फिर मतलब सबको मिल नहीं पाएगा ना करंट अपने हिसाब से। हाँ हाँ, वही बात है ना, आपकी अगर बैटरी पावरफुल नहीं है तो ये आप सोचो कि आप जो क्या बोलते हैं सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल, उससे आप बड़ी बड़ी चीजें थोड़ी चला सकते हो, ज्यादा पावर की चाहिए ना आपको बड़ी चीजें चलाने के लिए। हाँ भैया, हाँ और भैया, बच्चों आप ये मत सोचो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, चलो छोड़ो इस चीज को, तुम समझ नहीं पाओगे। आप बस ये समझ लो कि वो क्या होगा, ज्यादा करंट अगर चाहिए तो बैटरी भी आपको ज्यादा पावरफुल लगानी पड़ेगी। आई अच्छा बात भैया, समझ में? तो ये चीज समझ में आई, ये सीरीज में नुकसान है, एक को जितना करंट चाहिए उसके हिसाब से ही सबको करंट मिलेगा। अब इनको ज्यादा ज्यादा करंट मिल जाएगा तो ये फूक जाएंगे बेचारे, है ना, इसके हिसाब से तो फ्रिज भी फूक जाएगा, टीवी भी फूक भैया जाएगा और बल्ब भी फूक जाएगा। हाँ मतलब जैसे आपने कही कहते हैं हमें ज्यादा सोर्स की बैटरी भी चाहिए ज्यादा अप्लायंस को चलाने के लिए, तो फिर ये हमारे घर तो बैटरी थोड़ी लगती है, तो वहां पे हमारे घर कैसे होता है मतलब? ये तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ, आपके घर में तो अल्टरनेटिंग करंट आता है ना, वो तो बिना बैटरी के आता है। वो क्या होता है भैया? करंट मतलब दो तरह के वो होते हैं ना, कैसे? एक डायरेक्ट वो तो हम करंट होता आगे है। चैप्टर में पढ़ेंगे भैया, अगले हाँ उसमें। 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट दो तरह के होते हैं ना। अच्छा भैया ठीक। एसी और डीसी होता है भैया। हाँ डीसी आपका बैटरी वगैरह वाला करंट डीसी करंट होता है डायरेक्ट, हाँ अल्टरनेटिंग करंट जो घर में आता है। ठीक है, हाँ भैया, ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ भैया, ठीक हाँ है, भैया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट appliances require डिफरेंट करंट। अलग अलग अप्लायंस को क्या चाहिए होता है, अलग अलग करंट की वैल्यू चाहिए होती है, सबको सेम थोड़ी चाहिए होती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं है, ये पैरेलल में ही पॉसिबल है। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास 3 रजिस्टर है, आपके पास क्या है, 3 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 5 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 15 ओम। ठीक है, एक बार हमने इनको सीरीज में लगाया, एक बार हमने इनको किस में लगाया, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 10 प्लस 5 प्लस 15 30 यानी कि 30 30 ओम। ओम। टोटल रेजिस्टेंस 30 मुझे ओम। कितनी मिली, 30 ओम की। 30 अगर मैं ओम। इनको पैरेलल में लगाऊं तो ये क्या होगा, 1 बाय आर टी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय RT क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 15, इनका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, ये 3 ये 30 6 और ये 2, तो ये क्या आ 2 जाएगा मेरा 11 11/30। 11.30 ये मेरा 1 बाय RT है, ये मेरा क्या है 1 बाय RT। RT क्या आएगा मेरा, 30/11 हाँ बोलो बेटा सचिन, 30/11 क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग होगी। 2.7 के आसपास आएगी, 2.7। अब एक बात बताओ, जब इन 3 रजिस्टर को मैं सीरीज में लगाता हूं तो मेरे पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई, 30 ओम। और अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में लगाऊं तो मेरे पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2.7 ओम। तो अब मुझे एक 2.7 बात ओम। बताओ, हमको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होती है या कम चाहिए होती है, कम। कम है ना, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट को फ्लो होने में दिक्कत आएगी, करंट का कम होगा नुकसान फ्लो, होगा। हाँ भैया, हम क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। अब मुझे एक बात बताओ, कम कम हो, रेजिस्टेंस हाँ कौन भैया, दे रहा है आपको, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल दे रहा है भैया। पैरेलल दे हाँ, रहा है भैया। इसमें आपका करंट क्या होगा, इसमें आपको करंट मिलेगा कम, करंट होगा इसमें लेस, और इसमें क्या मिलेगा आपको, करंट ज्यादा मिलेगा, है ना। ज्यादा, आई बात हाँ समझ में, भैया, हम क्या चाहेंगे, हमको करंट कम मिले या ज्यादा मिले, ज्यादा, ज्यादा चाहेंगे ना हम। ज्यादा मिले। तो हम बोलेंगे कि टोटल हाँ भैया, रेजिस्टेंस, भैया ज्यादा भी तो नहीं चाहिए हमें।
अरे बेटा जितनी तुम पावर लगा रहे हो, तुम बड़ी बैटरी किस लिए लेके आए हो? बड़ी बैटरी तुम इसलिए लाए हो ना ताकि तुम्हें ज्यादा करंट चाहिए। थोड़ा ही चाहिए था करंट तो थोड़ी बैटरी नहीं ले आते, छोटी बैटरी। आई बात समझ में? अगर तुम्हें थोड़ा सा ही करंट चाहिए था तो छोटी बैटरी ले आते ना, बड़ी बैटरी क्यों लाए? फिर बड़ी बैटरी तो हम लाए इसलिए थे क्योंकि हमें करंट ज्यादा चाहिए। और कोई इंसान ऐसा होगा जो बोलेगा कि भाई मेरे को मतलब पैसे तो बहुत ज्यादा लगाने हैं पर मेरे को आउटपुट बहुत कम चाहिए, मतलब मैं ढेरों पैसे लगा दूं करंट नहीं लाने जी, में ऐसा और नहीं मेरे को होता। थोड़ा सा ही करंट मिले। अरे थोड़ा सा करंट चाहिए तो थोड़े से पैसे खर्च करो ना, ज्यादा क्यों खर्च कर रहे हो? आई बात समझ में? हाँ भैया। टोटल रेजिस्टेंस in parallel combination is less as compared to सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के मुकाबले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है वो क्या है? कम है। और ये अच्छी बात है, हमको करंट ज्यादा चाहिए होता है और हमको रेजिस्टेंस हमेशा कम रखनी होती है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को हमेशा क्या रखना चाहते हैं? कम रखना चाहते हैं जब हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात कर रहे होते हैं, घरेलू चीजों की बात कर रहे होते हैं, घर की बात कर रहे होते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपका बिजली का बिल आए 10-10 हजार का और आपने चलाया हो पूरे महीने में बस एक पंखा? है अभिषेक? पूरे महीने आप बोल रहे हो कि नहीं भैया, भैया उस मेरे समय को तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। एक ही पंखा चलाना है पर मेरे को सर करंट बिल चाहिए पूरा 6,000 का 10,000 का, बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं करते ना, हमको क्या चाहिए? करंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, ताकि करंट ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी लॉस कम हो। हम ये नहीं बोल रहे करंट ज्यादा ले लो फालतू का मर जाओ, बस हम ये कह रहे हैं एनर्जी लॉस कम हो, है ना। हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है ना। अभी तक की हमने जितनी भी क्लास ली है बच्चों, आज की क्लास, उसमें बस ये 3 पॉइंट डिस्कस करे मैंने। ये जो पूरी डिस्कशन था उसका, पूरी डिस्कशन का जो सार था, ठीक है, वो बस ये 3 पॉइंट था। ये 3 पॉइंट आपको पूरा ढंग से निचोड़ समझने हैं। दिया। हाँ, पूरा निचोड़ के हमने 3 पॉइंट निकाले हैं। इन 3 पॉइंट को आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। पेपर में सीधा ऐसी चिपक के क्वेश्चन आएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लर्न में, हो जाएंगे भी है और सीधा कहते हैं यही लिखेंगे हम भी। हाँ इसी को ऐसे चिपका देना है। ठीक है, हाँ भैया, ऐसे करना है हमें। हाँ। और आपकी जो नई भैया एनपीई आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो लर्निंग के ऊपर बोलती है लर्निंग को कम करो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ बच्चों के अंदर। ठीक है, बच्चों को समझदार इंसान बनाओ, रट्टू इंसान मत बनाओ। बच्चा पढ़ाई करने का मतलब होता है बच्चा समझदार बनेगा। समझदार बनने का मतलब ये नहीं कि मैथ में 100 में से 100 लिया है। समझदार बनने का मतलब ये है कि अपने लाइफ डिसीजन अच्छे ले सके। कहीं पर 4 लोगों के बीच में खड़ा हो तो समझदारी भरी बातें करे, है ना। एक आप सभी को पता है कि आपकी क्लास में कई ऐसे बच्चे हाँ होते भैया। हैं जो एकदम रट्टू पोपट होते हैं, पूरा रटते रहते हैं, पर उनमें वैसा दिमाग, पूरा प्रैक्टिकल दिमाग कुछ भी नहीं होता, है ना। तो अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस चीज पर फोकस कर रही है कि थोड़ा बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल दिमाग ज्यादा है, मतलब रियल लाइफ में बच्चे अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाए। अब कई बच्चे होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं पर दुकान में क्या हिसाब करके आते हैं कुछ पता नहीं होता, हमेशा पैसों का गड़बड़ करके आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का फायदा क्या है? मतलब बच्चों को पढ़ाने का फायदा क्या है? बच्चों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बच्चों को तो हम इम्प्रूव करेंगे, पर ऐसे एजुकेशन सिस्टम का फायदा नहीं है ना जो बच्चों को सिखा ही ना पाए। फिर वो बच्चे का A1 बच्चे का मतलब क्या है? A1 बच्चे का मतलब तो बढ़िया बच्चा होना चाहिए ना। A1 बच्चे का मतलब ये थोड़ी कि जो दुकान में जाके हिसाब नहीं लगा हाँ पा भैया, रहा। A1 बिरला बच्चा तो हर होना चीज चाहिए में, A1 वाले बच्चे को। हर चीज में A1 होना चाहिए, पूरी अपनी लाइफ के हर चीज में A1 होना चाहिए। उसकी बात करने में, है ना, उसकी समझदारी में, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ A1 होनी चाहिए। इस चीज पर फोकस किया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने इस बार की। ठीक है, नहीं, अच्छा भैया। भैया मेरे को हाँ एक बात बताना, हाँ मैं पूछने वाला था अभी। वो जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, हाँ। उसमें मतलब वो कैसे चलता है? उसमें तो मतलब जब लाइट चली जाती है तब भी चलता है, पानी डालना होता है बस हमें। बेटा उसमें AC DC का वो होता है, चेंज होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो AC करंट होता है ना, वो लाइव करंट होता है, वो जिंदा करंट होता है। ठीक है, बोलते हैं ना जिंदा तार है। AC करंट जो होता है वो लाइव करंट होता है। अच्छा भैया। ठीक है बढ़िया कौन है भैया, डीसी एसी में से? बेटा, बढ़िया क्या, अब हम कौन होते हैं जज करने वाले? हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अभी तुम बताना मेरे को कौन सा बढ़िया है, AC या DC? जो AC है उसमें एनर्जी लॉस कम है। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना, जैसे आपको पता है बिजली हमारे घर के साइड में तो बनती नहीं है, कहीं पर बनती है बांध वगैरह में, और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है यहाँ तक। अब बिजली हमारी ट्रक में रख के तो लाई नहीं जाती, हाँ भैया। तारों से ट्रांसमिशन होता है बिजली का, हाँ है भैया। ना। तो जो तारों से ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें बिजली का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब उसमें कई सारी चीजें हैं कि हमको वोल्टेज क्या रखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ती है करंट की। उसमें से एक चीज ये है कि जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फास्ट है।
अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा तेजी से भी चलता है और एनर्जी का लॉस भी कम होता है उसमें, मतलब खर्च नहीं हो जाता वहां से आने में, ऐसा नहीं है कि खर्च हो जाएगा, खर्च नहीं होता, जितना हमने रखा था वहां पे उतना ही होता है जो तार से हम भेजते हैं। तो एक ये फायदा है अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को दूर दूर तक भेजा जा सकता है, डायरेक्ट करंट को हम दूर दूर तक नहीं भेज सकते। जो डायरेक्ट करंट है हमारा ये बिना एनर्जी लॉस के। हाँ, ये आप ये समझो ये डेड करंट है। डायरेक्ट जो अल्टरनेटिंग करंट है जिंदा करंट है, और जो डायरेक्ट करंट है डेड करंट है। डी से डायरेक्ट है और डी से डेड है, ये डेड करंट है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपका सेल है, आपका सेल जो है उसमें जिंदा करंट नहीं होता, पर उसके अंदर कुछ केमिकल फॉर्म ऐसी रख रखी है कि उसमें से आप एनर्जी ले सकते हो करंट की फॉर्म में। जैसे वो आपका क्या करता है, पहले हमारे जो फोन आते थे वो बैटरी वाले फोन आते थे, उसमें आप देखते थे बैटरी ऐसे निकल जाती थी, है ना। हाँ 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 भैया। तो वो क्या है, वो डीसी हाँ बैटरी भैया। है, डायरेक्ट करंट है उसके अंदर ना, जो उसके अंदर आप ये समझो कि आपने शक्ति को स्टोर करके रख लिया, आपने पावर को अपनी बचा के रख लिया, जब चाहे तब इस्तेमाल करोगे, जब नहीं चाहे तब इस्तेमाल नहीं करोगे। अब जैसे अल्टरनेटिव करंट की तो सप्लाई है, आप चाहो या ना चाहो वो आ रही है। अब आप कई बार ऐसा भी होगा कि वो नहीं आ रही होगी, तो आप ना चाहते हुए भी उसको जला नहीं पाओगे, आपने बटन जलाया पर वो हाँ जलेगा ही भैया। नहीं क्योंकि पीछे से ही लाइट नहीं आ रही, है ना। मतलब उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, पर डायरेक्ट करंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि सेल की फॉर्म में, है ना। जैसे कि जो गाड़ी की बैटरी होती है, या जो इन्वर्टर होते हैं, या जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है, इन सब में डायरेक्ट करंट होता है। इस एनर्जी को आप स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहे तभी यूज कर सकते हो। जैसे जो हमारे सेल होते हैं या जो हमारी बैटरी होती है, हम जब जब मर्जी तब उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। वो कर हमारा सकते हैं पड़ा भैया। रहता है, तो उसके वो फायदे हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। आई बात समझ में? हाँ भैया। अभिषेक तुम्हारे आई बात समझ में? हाँ भैया। चलो अब चलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, अगला टॉपिक है हमारा। भैया आज खत्म हो जाएगा क्या ये, इसकी थ्योरी, तो सारा थ्योरी अब पार्ट? भैया बेटा सीरीज और इधर उधर के पैरेलल नहीं टॉपिक है कम पूछोगे कुछ? तो हो जाएगा। अच्छा भैया। हाँ बोलो अभिषेक, क्या कह रहे हो? सीरीज का वो पैरेलल पे एडवांटेज नहीं है? नहीं नहीं, आपके सिलेबस में हम देखो, हम बात करते हैं जो हमारे काम आने वाली बात हो। आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके क्या कर लोगे, हमको ये चाहिए ना जो हमारे घर में काम आए। ये डोमेस्टिक अप्लायंस के ऊपर, जब हम घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, यानी कि घरों की बात करते हैं, तो घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज्यादा एडवांटेज हैं, सीरीज के नहीं है ना। तो हमने ठीक है पैरेलल भैया। कॉम्बिनेशन के एडवांटेज पढ़ने, सीरीज के नहीं पढ़ने सिलेबस में। अच्छा भैया। अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाई थी और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा सर्किट का, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी जो तार है वो गर्म होने लग जाएगी। आपकी तार क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। अब देखो, एक तो हमने सर्किट ऐसा बनाया जिसमें करंट अच्छा खासा फ्लो होता है, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी है। एक हम सर्किट बनाते हैं जो कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, पूरी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जितनी भी आपको ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा कहीं नहीं जा रही, मतलब उसका कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। पर हमको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप उसको खत्म थोड़ी कर सकते हो, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलेगी। जो आपका करंट आपको चाहिए था वो करंट तो मिल नहीं रहा, पर वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलेगी। तो वो टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है तार का, अगर आपका सर्किट पूरा प्योरली रेजिस्टिव है तो वो क्या करने लग जाता है, फिर आपकी तार को गर्म करने लग जाता है, बहुत गर्म करने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर करंट किसी तार से फ्लो होता है, अगर किसी तार में से करंट जा रहा होता है तो वो उस तार को गर्म भी कर देता है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, ये आपने 8वीं क्लास में ही पढ़ा था कि अगर तार में से करंट जाएगा तो वो तार को गर्म कर देगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे कोई आप दवाई खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, वैसे ये साइड हाँ इफेक्ट है भैया। कि हमको मेन, हमने हीट की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हमको हीट तो चाहिए ही नहीं थी, हमको तो करंट ही चाहिए था बस। लेकिन ये इसका साइड इफेक्ट है, अगर किसी तार में से करंट फ्लो होगा तो हीटिंग हो ही जाती है, अपने आप तार अपने आप गर्म हो ही जाती है, साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसका ये अपने आप आ जाता है। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो इसमें हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज a purely resistive कंडक्टर, अगर आपके पास क्या है, एक प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर
तो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, द सोर्स ऑफ एनर्जी continuously get dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो कहता है अगर आपके पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो हमारी एनर्जी है वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में खर्च होने लग जाएगी। जो हमारी एनर्जी है वो सारी की सारी किस में खर्च होने लग जाएगी, हीट की फॉर्म में खर्च होने लग जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? अब देखो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम करा था और उसने बोला था कि आपके सर्किट में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, आपके सर्किट जितना भी गर्म हो रहा है, वो जितना भी गर्म हो रहा है उस गर्मी का जो लेवल है या जो उस गर्मी की क्वांटिटी है या जो उस गर्मी की मात्रा है, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कब आपका सर्किट कितना गर्म होगा, कब मतलब जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी ज्यादा या कितनी कम प्रोड्यूस होगी, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दे सकता हूँ। ठीक है, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, जूल था। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, जूल था। जूल। ठीक है, जूल ने एक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का वो है, यहाँ पर हम कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक लॉ दिया था इन्होंने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ बच्चों देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल भाई ने हमारी क्या बात कही थी, जूल भाई ने हमें बोला था कि किसी भी तार के अंदर कितनी भी गर्मी होती है, जो तार है उसके अंदर जो गर्मी होती है वो कुछ बातों पर निर्भर है। वो क्या है, कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करती है। वो बातें क्या है कि जो हमारे सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैथमेटिकली इसको वो करेंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि द हीट produced in a circuit is directly proportional। जो हमारे सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ the current flowing through the conductor, resistance of the conductor, and the time for which the current flows through the conductor। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, दो तीन बातों पर निर्भर करता है, अब ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि आपके सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है, वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपके सर्किट में कम करंट फ्लो कर रहा है तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और किस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए आप उस कंडक्टर को यूज कर रहे हो। अगर थोड़ी देर के लिए यूज कर रहे हो तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत देर तक अगर उसको चलाते जाओगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। और इन तीनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है यहाँ से क्या, कि H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है। ये फॉर्मूला हमें जूल भाई ने दिया था, ये फॉर्मूला हमें किसने दिया था? जूल भाई ने दिया था। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये हमको बताता है कि हमारे सर्किट में गर्मी कितनी होगी, ठीक है, और किस किस चीजों पे वो डिपेंड करता है। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया। अच्छा, अगर मैं एसआई हाँ। यूनिट की बात करूंगा, इसकी हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ये जूल होती है। हमने जूल के सम्मान में हीट की एसआई यूनिट जूल को ही दे दी, ठीक है, बोल दिया जाओ आपके नाम पे रख देते हैं। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, अब वैसे जनरली मेरा तरीका ये होता है पढ़ाने का कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है जब तक एक ही फॉर्मूले से काम चल रहा है। पर आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एमसीक्यू वाले जिसमें पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकता है या कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो मैं बस आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे अगर आपको किसी और शक्ल में फॉर्मूला मिलता है तो आप उसको पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, जैसे देखो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर को आई इंटू आर इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ भैया। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? आई आर है कि नहीं है? वी। मैं इस हाँ भैया, आई वी आर हो को क्या लिख जाएगा। सकता हूँ? वी लिख सकता हूँ। तो एक आपको फॉर्मूला कई जगह वी आई टी भी मिलेगा, ये भी आपको कहीं पे लिखा मिलेगा और आप सोचोगे यार ये तो नया फॉर्मूला आ गया, पर ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये यही फॉर्मूला है। इसी में थोड़ी सी छेड़छाड़ करिए, आप एक ही फॉर्मूला याद करो, बस इसी फॉर्मूले को याद करो और इसी से सारे सवाल करो। अगर किसी सवाल में करंट, मतलब अगर किसी सवाल में रेजिस्टेंस नहीं देता तो आप, रेजिस्टेंस नहीं देता, करंट देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो आप क्या करोगे? जो आपको दिया है उसी को, मतलब इसी फॉर्मूले को पहले ऐसे खोलना, फिर ऐसे लिख लेना और फिर v की वैल्यू पुट कर देना अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना? इतना तो कर ही सकते हैं या नहीं कर चलिए। सकते? अच्छा, हाँ एक भैया। बात हाँ और भैया। बताओ, अगर मान लो कभी आपको ऐसे मिला है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो मैं इसको फिर से छेड़ सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया आई इंटू आर इंटू टी, ठीक है, इस आई आर को मैंने लिख दिया v, और ये जो आई है इस आई को मैं लिख सकता हूँ q बाई टी, टी से टी कट जाएगा तो h क्या आ जाएगा? वी क्यू। h क्या आ हाँ भैया। जाएगा? वी क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोल दो बच्चों, वी क्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ भैया। आ सकता है ना? ये एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास। अच्छा, एक और बना के दिखा देता हूँ आपको, h इज इक्वल टू, ये कितने सारे हैं? मतलब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहली बार क्योंकि कई एक एमसीक्यू देखा था मैंने, उसमें बोल दिया था कि इनमें से कौन सा हीट का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एक तो आपका एक्सरसाइज में पावर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, और ऐसी एक बार मैंने किसी स्कूल के पेपर में देखा था कि इनमें से हीट का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले बनते एक ही फॉर्मूले से हैं, वो अलग शक्ल में दिखता है तो आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भी हीट का फॉर्मूला हो सकता है ना, तो इसको भी आप टिक करोगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे और मैं क्या छेड़छाड़ कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटू आर इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा अब देखो, हाँ भैया बिल्कुल। ये जो आई आर है इसको तो मैंने लिख दिया वी, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने टी। ये जो आई है इसको मैं वी अपॉन टी लिख सकता हूँ, सॉरी वी अपॉन आर लिख सकता हूँ ओम्स लॉ से। हाँ भैया। हाँ भैया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये भी हो सकता है इसका एक फॉर्मूला। मेन आपको एक यही फॉर्मूला याद रखना है बस, जो आपको जूल भाई ने दिया है। जूल भाई की इज्जत इसके रखते हुए अलावा भी हो एक सकता फॉर्मूला है याद या रखना है। कुछ। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिए। हाँ, इनका फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी याद रख सकते तो अपने दिमाग में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा हीट का फॉर्मूला नहीं है या है, तो मैं खोल के बनाना है। हाँ तो खोल के बनाने की कोशिश कर लेना। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि आंख बंद करके हमने तो एक ही याद करा हुआ है तो यही हो सकता हाँ है, भैया। ठीक है। ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ मैं बस आपको यहाँ से, ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। अब आता है आपका अगला टॉपिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल applications of heating effect of electric current। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ही मिनट बचे हैं इस मीटिंग को एंड होने में, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और एक दोबारा से मीटिंग बना रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करना फटाफट।